इससे पहले हमने चैप्टर 23 में सुप्रीम कोर्ट पढ़ा है। इसमें उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट पढ़ेंगे। आपको सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो पूरे कंट्री का यानी कि भारत का एक ही होता है। लेकिन जो उच्च न्यायालय हाई कोर्ट है प्रत्येक राज्य के अलग अलग हैं। कुछ राज्यों में हाई कोर्ट को मिक्स किया गया है। मिक्स का मतलब है एक ही हाई कोर्ट को दो राज्यों की जिम्मेदारी दी गई है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें आगे क्या होता है। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत में 24 उच्च न्यायालय हैं। भारत के 24 उच्च न्यायालयों में मैं उच्च न्यायालय को सीधा हाई कोर्ट कहूंगा। देश के 24 हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या कितनी है? 1700, सॉरी 1017। भारत के किस हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? तो ये सिक्किम में सबसे कम है। भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे ज्यादा है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय में। ठीक है। भारत के 24 उच्च न्यायालयों में किसकी स्थापना सबसे बाद में हुई है? तो त्रिपुरा उच्च न्यायालय की स्थापना सबसे बाद में हुई थी। ठीक है, इसके आगे देखिए। मुंबई उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय और मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना एक साथ हुई थी 1862 ईस्वी में। ठीक है, तो 1862 में ये एक साथ ही हुई। 1861 का जो एक्ट आया था उसके बाद में फिर तीनों ही उच्च न्यायालयों की स्थापना कर दी गई। कहाँ? मुंबई, कलकत्ता और मद्रास में। यही तीनों प्रेसिडेंसी थी जिनके माध्यम से भारत में अंग्रेजी शुरुआत में शासन करते थे और फिर 1862 में 61 के अधिनियम के तहत यहाँ पे उच्च न्यायालयों की स्थापना कर दी गई। किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक स्थायी अस्थायी खंडपीठ है? गुवाहाटी उच्च न्यायालय में। ठीक है, स्थायी और अस्थायी खंडपीठ का मतलब होता है कि एक जहाँ उच्च न्यायालय का जो मेन हेड क्वार्टर है वहां से, हेड ऑफिस है या हेड ब्रांच है, वहां से दूसरी जगहों पर भी उसे स्थापित किया गया है और वो सुनवाई करता है। जैसे उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे कि पश्चिम में, जो उत्तर प्रदेश का पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, उसमें हाई कोर्ट की बेंच की मांग चल रही है। तो ऐसे ही भारत में किस संघ शासित क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? लक्षद्वीप का अपना उच्च न्यायालय है। निम्नलिखित में से किस राज्य का अपना स्वयं का उच्च न्यायालय नहीं है? नागालैंड का नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों का उच्च न्यायालय है? गुवाहाटी उच्च न्यायालय। तो आपका अंडमान निकोबार वगैरह जो है वे गुवाहाटी के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई है? देखिए बीपीएससी में पूछा गया होगा। हाँ, बीपीएससी 1994 में। जब किसी स्पेसिफिक स्टेट के बारे में पूछे तो वो उस स्टेट से संबंधित क्वेश्चन होता है, उसके पीसीएस से संबंधित। तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में। भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय है। कुल संघ शासित क्षेत्रों में से मात्र एक में ही उसका अपना न्यायालय है। यह संघ शासित क्षेत्र क्या है? दिल्ली। आगे देखिए, किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है? महाराष्ट्र एवं गोवा में साझा उच्च न्यायालय है। भारत में उच्च न्यायालय सर्वप्रथम आरंभ हुआ बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में सबसे पहले ये शुरुआत हुई थी। किसके अंतर्गत कलकत्ता, मद्रास और मुंबई के उच्च न्यायालय की स्थापना की गई? अभी आपको हमने बताया कि भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत। गोवा राज्य किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? मुंबई उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। दादरा या दादर नगर हवेली किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं? तो बम्बई या मुंबई न्यायालय के अंतर्गत। अब देखिए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं? तो ये आपके कलकत्ता उच्च न्यायालय के क्षेत्र में। वो ऊपर हमने गलत बताया था गुवाहाटी, तो इसमें कलकत्ता के अंतर्गत आते हैं। लक्षद्वीप संघ शासित क्षेत्र किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में अंतर्गत आता है? तो ये क्या है? केरल उच्च न्यायालय के अंतर्गत इसको रखा गया है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? बिलासपुर में। उत्तराखंड उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ये स्थापना कहाँ की गई है? नैनीताल में। झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ है? जबलपुर, इसमें रांची में। मध्य प्रदेश का कहाँ है? जबलपुर में। केरल का उच्च न्यायालय कहाँ है? एर्नाकुलम में। ठीक है, आगे देखिए, उड़ीसा राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ पर है? कटक में। फिर इसको सम्मिलित करते हैं तो किस राज्य के उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ पर है? ये पूछा गया है। तो राजस्थान का उच्च न्यायालय कहाँ है आपका? जोधपुर में होगा। उड़ीसा का कहाँ होगा आपका? उड़ीसा का कटक में होगा। गुजरात का अहमदाबाद में और केरल का एर्नाकुलम में। दो या अधिक राज्यों के संघीय क्षेत्र, संघीय प्रदेश के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है। संसद द्वारा कानून बनाकर यह स्थापना की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 29। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को घटाने या बढ़ाने का अधिकार किसे है? संसद को होता है।
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति निम्न में से किससे परामर्श करता है? उपयुक्त सभी यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल से ये परामर्श किया जाता है। उच्च न्यायालय में बकाया कार्य को निपटाने के लिए राष्ट्रपति अपर न्यायाधीश की नियुक्ति अधिक से अधिक कितने समय के लिए कर सकता है? ठीक है, तो 2 वर्ष के लिए ये की जा सकती है। उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने के लिए क्या अर्हताएं हैं? अर्हताएं मतलब योग्यताएं क्या है? उच्च न्यायालय में वही है कि कम से कम 10 वर्ष तक के लिए उसने वकील या एडवोकेट के रूप में प्रैक्टिस की हो। तो देखिए, भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 62 वर्ष से कम, बिल्कुल ठीक है। उसने भारत के क्षेत्र न्यायिक पद धारण किया हो और उच्च न्यायालय में या दो से अधिक ऐसे न्यायालयों में लगातार अधिवक्ता रहा हो। तो इसकी अधिवक्ता रहने की जो टाइम पीरियड है वो 10 वर्ष है। तो इसमें सभी है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होती है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसके समक्ष अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेता है? तो ये राज्यपाल के समक्ष लेते हैं। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश देखिए, शपथ लेगा राज्यपाल के समक्ष, लेकिन उसकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को आचरण पर बहस कहाँ की जा सकती है? देखिए, जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के आचरण पर बहस आपकी संसद में नहीं की जा सकती, ऐसे ही राज्यों के उच्च न्यायालयों में, विधानसभाओं में, न संसद में न लोकसभा में कहीं भी के आचरण पर बहस नहीं हो सकती। किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का अधिकार किसको है? भारत के राष्ट्रपति को। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन हटा सकता है? विशेष बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से केवल किन प्रमाणित आधारों पर? तो कदाचार और असमर्थता दोनों पर। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को सेवानिवृत्ति की अधिकतम उम्र क्या है? 62 वर्ष है। ये वेतन का है, इसको अपडेट कर लेंगे। किस राज्य में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते निम्नलिखित में से कौन सी निधि पर भारित होती है? राज्य की संचित निधि पर ये भारित होते हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति और अन्य न्यायाधीश कितनी आयु तक पद पर बने रहते हैं? 62 वर्ष तक। और सुप्रीम कोर्ट का कितना है? सुप्रीम कोर्ट का है आपका 65 वर्ष तक। ठीक है, इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 45। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु के बारे में उत्पन्न किसी प्रश्न का विनिश्चय कौन करेगा? तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति करते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर सबसे पहले अन्ना चंडी जो है, वे सबसे पहले ये पहली महिला है जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त हुई थी। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन है? लीला सेठ। ये मुख्य न्यायाधीश की बात की है और उसमें ऊपर न्यायाधीश की बात की है। देखिए, उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के पद पर पहली बार लीला सेठ हुई है, लेकिन अभी भारत के इतिहास में आज तक सुप्रीम कोर्ट के जो सीजेआई है वो कोई महिला अभी तक नहीं बन पाई है। उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कुल कितने न्यायाधीशों का प्रावधान संविधान में है? तो इसमें कोई निश्चित सीमा नहीं है। मौलिक अधिकारों को लागू करने अथवा अतिक्रमण करने के मामलों में उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस प्रकार का आदेश जारी कर सकता है? अधिकार परीक्षा, परमादेश, प्रतिषेध, बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण। देखिए, सारी रेट पांचों के पांचों रेट ये जारी की जा सकती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबेस कार्पस याचिका के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस याचिका को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है? सभी को कर सकता है, इसमें सोचने की कोई बात है ही नहीं। जो रिट सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है पांचों की पांचों, वही राज्य का उच्च न्यायालय भी कर सकता है। उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय का अर्ध न्यायिक निकायों के विरुद्ध उत्प्रेषण रिट जारी तब करता है जब निर्णय आदेश में कोई विधि संबंधी त्रुटि हो, जब निर्णय आदेश को पारित करने में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ हो, जब निर्णय आदेश को पारित करने की अधिकारिता के अधिक्य में कार्य किया गया हो। तो सारे ही आ जाएंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 52। उच्च न्यायालय की परमादेश की जारी करने की शक्ति के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? संवैधानिक अधिकार है, मौलिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार सभी हैं। उच्च न्यायालय को किसका अधीनस्थ करने का कार्य, किसका अधीक्षण करने का कार्य है? अधीनस्थ न्यायालयों का। अधीक्षण मतलब ऑडिट कर सकता है। तो जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं अधीनस्थ न्यायालय कहते हैं उन्हें, उनका अधीक्षण कर सकता है। भारत में उच्च न्यायालयों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। देश में 18 उच्च न्यायालय, ये गलत है, 24 है। कितने उनमें से
3 का क्षेत्राधिकार 1 से अधिक है, ये भी गलत है। किसी भी संघ राज्य क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय नहीं है, ये भी गलत है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की उम्र तक, ये सही है। तो केवल 4 इसमें आंसर रहेगा। निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से एक से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए है, तो गुवाहाटी। निम्न में से कौन सा उच्च न्यायालय न्यायालय के सेवानिवृत्त जज के विषय में सही है? सर्वोच्च न्यायालय में वकालत कर सकता है, बिल्कुल। उच्च न्यायालय का जो जज है वो सर्वोच्च न्यायालय में वकालत कर सकता है। आगे देखिए, सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी कि बंद असंवैधानिक है? तो केरल उच्च न्यायालय ने सबसे पहले बताया कि हड़ताल असंवैधानिक होती है। तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ पर है आपका, जिसकी जो खंडपीठ पूछी गई है उच्च न्यायालयों की, तो कौन सी सुमेलित नहीं है? तो कर्नाटक उच्च न्यायालय की खंडपीठ बेंगलुरु में है, राजस्थान की जोधपुर में है, केरल की एर्नाकुलम में, और मध्य इसकी जो आपकी एमपी की है वो भोपाल में नहीं है। ठीक है, ये देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में कब कमी की जा सकती है? वित्तीय आपातकाल के समय में ऐसा किया जा सकता है। बम्बई उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कौन से संघ शासित राज्य आते हैं आपके? महाराष्ट्र आता है, गोवा, दादर नगर नगर हवेली और दमन दीव। आगे देखिए, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको संबोधित कर सकता है? राज्य के राज्यपाल को। भारत में चलित न्यायालय का मतलब होता है मोबाइल कोर्ट। इसका मानस पुंज कौन है? न्यायमूर्ति पीएन भगवती। ठीक है, तो इनको जरूर याद रखना है। आगे देखिए, विधि आयोग के किस अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट में समर्थन किया है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य में होने चाहिए? तो न्यायाधीश HR खन्ना जी ने ऐसी बात कही थी। भारत के कितने उच्च न्यायालयों की अधिकारिता में एक से अधिक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल नहीं है? 4। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए रीति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की रीति के समान है। उच्च न्यायालय का कोई स्थायी न्यायाधीश अपने पद से सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत के किसी भी न्यायालय किसी प्राधिकारी के समक्ष अभिवचन नहीं कर सकता। तो इसमें केवल एक आंसर रहेगा, यानी केवल एक सही है। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, कथन 1 और आर। कथन ए है, दूसरा इसका कारण है आर है। भारत में प्रत्येक राज्य क्षेत्र में एक उच्च न्यायालय विद्यमान है। भारत के संविधान में यह प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य एक उच्च न्यायालय हो। तो ए गलत है और आर सही है। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोई व्यक्ति जिसने किसी उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में पद धारण किया है, उच्चतम न्यायालय के सिवाय भारत के किसी न्यायालय प्राधिकारी के समक्ष अभिवचन या कार्य नहीं कर सकता। कोई व्यक्ति भारत के किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त के लिए अहर्त नहीं है यदि उसने भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायिक पद धारण नहीं किया है। गलत है दोनों ही, कोई भी सही नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्देश परिवर्तित किया जा सकता है। तो राज्य के विधि मंत्री, देखिए ये कार्यपालिका न्यायपालिका को हम मिक्स नहीं कर सकते, तो कार्यपालिका के काम को कार्यपालिका ही करेगी। ठीक है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 69, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम कितने वर्ष की उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में वकालत का अनुभव होना चाहिए? 10 वर्ष के लिए। आगे देखिए, भारत के उच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश के पद पर आसीन सर्वप्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? लीला सेठ। नवसर्जित उच्च न्यायालय कौन है? मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। निम्नलिखित में से क्या उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों के अधिकारिता के अधीन आता है? मौलिक अधिकारों का दोनों के ही अधीन आता है। तो इस प्रकार से